अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्लाह। अच्छा जी, हम 14 तारीख 2023 का पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात स्टार्ट करेंगे। बाकी कोई भी एक मेरा नंबर नोट कर लें, कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑटम 23 के पेपर के बारे में पहले एक जनरल सी बात कर दूँ। तो ऑटम 23 का जो पेपर था ना, उसका रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी, जिसे कहते हैं कि बिलो एवरेज आया। और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जिसने जो है टफ टाइम दिया, मगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने बचने का रास्ता भी दिया। तो हम बारी बारी क्वेश्चन को देखते हैं। पहले सवाल से बात शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बाकी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आपकी जो क्या कहते हैं कोई क्वेरी है सवाल से रिलेटेड वो भी सॉल्व हो जाएगी। और पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि पेपर में रीडिंग कैसे करनी है, पेपर में वर्किंग कैसे शो करनी है, पेपर में सवाल उठाना कैसे है, पेपर में अपने टाइम कैसे बचाना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको हमारे इस वीडियो में जो है वो नजर आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन तो आपको आई कैप के आई थिंक वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट द अप्रोच एंड द मैकेनिज्म द डायरेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप काइंडली ज़रूर फॉलो करिएगा, और कोई चीज़ें करनी क्लियर होती है तो फिर मुझे इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं ऑटम 23, मेरा फिर ऑटम 22 और स्प्रिंग 23 का सोल्यूशन भी जो है इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, पिछले क्या कहते हैं अटेम्प्ट्स के सोल्यूशंस को। बाकी ये अप्रोच पे फोकस करिएगा। ये मैं अपनी जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है टोटल 18 साल का, मैं सीए का 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो ये पूरा तजुर्बा मैं आपसे समझे शेयर कर रहा होता हूँ इन क्वेश्चंस को कराते हुए। ठीक है, बीएफडी लेवल पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, सी फैक्चरी पढ़ा रहा हूँ, फिर यहाँ पे कैफ 6 भी जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझे कि एक समझे प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, रिकमेंड पहले पढ़ते हैं। 8 मार्क का सवाल है। डिटरमिन वेदर आरईएल शुड मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक एज्यूमिंग दैट द करंट ट्रेंड ऑफ डिलीवरीज वुड कंटिन्यू। 8 मार्क का सवाल है कि कह रहे हैं कि हमें सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रहे कि मैं आपको सवाल जिस तरह मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ उस तरीके से कराऊंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने किसी और तरीके से पढ़ा हो, किसी और टीचर से पढ़ा हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप अप्रोच को देख लीजिए। और आगे के सवालों में मैं समझता हूँ बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो जनरल अप्रोच से हो रहे होते हैं, मगर कुछ सवाल स्पेसिफिक अप्रोच से होते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा। एंड आई थिंक द वर्किंग इज सेम, एंड बिल्कुल स्टाइल किसी का डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट नहीं है, बट ये फिर भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे ये जो वीडियो। ठीक है, अच्छा सवाल पढ़ते हैं। वो सेफ्टी स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, और आगे हर क्वेश्चन का इसी तरह सेपरेट वीडियो को मिलेगा। सवाल पढ़ेंगे। रॉयल इंटरप्राइजेस आरईएल लिमिटेड इज ऑपरेट्स अ फैक्ट्री इन कराची वेयर इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट गामा यूजिंग 2 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 3 kg ऑफ मटेरियल वाई। ठीक है जी। अच्छा जी, तो दो मटेरियल कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो यूज करने होते हैं। एक हमारे पास प्रोडक्ट एक है एक्स और एक है वाई। हम ये नोटिंग भी कर लेते हैं, तो डेटा बनाने से बड़ा फायदा हो जाता है, बहुत फायदा हो जाता है, तो नोटिंग भी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 सॉल्व करें। हेडिंग बना दी ताकि याद रहे हमें। ठीक है जी, और 2 kg ऑफ एक्स एंड 3 kg ऑफ वाई। ठीक है जी। अच्छा, आगे सवाल में क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं बोथ रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर इन पिशावर, प्राइस इज 400 पर केजी एंड 250 पर केजी। 400 पर केजी, 250 पर केजी। टिपिकली द रॉ मटेरियल आर रिसीव्ड विद इन 10 डेज ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। लीड टाइम जिसे हम कहते हैं वो 10 डेज है। नोटिंग करने से ये होगा सवाल में इन्वॉल्व है। एंड हाउएवर देयर आर ओकेजनली डिलेज। ठीक है, लास्ट ईयर आरईएल प्लेस 24 ऑर्डर्स एंड द डिलीवरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिनको हुए पर एनम 24 है, and the deliveries were received as follows: receive within 10 days 20 orders, receive within 11 days 3 orders, receive within 12 days 1 order। जिस तरह के सवाल पास में भी आ चुके हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी का सहारा लिया जाता था। कुछ याद करें, प्रोबेबिलिटी का सहारा लिया जाता था। या मैं कह सकता हूँ कि टोटल 24 है, तो ये बनता है 20/24, ये बनता है 3/24, और ये बनता है 1/20। क्या कहते हैं, एग्री करते हैं? यहाँ तक बात समझ आती?
ठीक है जी। अच्छा, आगे मुझे कह रहे हैं कि presently does REL does not maintain any safety stock in the event of a delay of the receipt of consignment or raw material purchased from supplier in Karachi at a price 25% higher than the normal cost to avoid stock out and prevent production stoppage। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हमसे कह रहे हैं कि जी हमें, अगर हमें डिले हो गया, देर हो गई, जैसे कि 11 दिन में रिसीव हुआ स्टॉक या 12 दिन में रिसीव हुआ स्टॉक, यानी कि नॉर्मल से देर में रिसीव हुआ, तो क्या होगा? वो कह रहे हैं कि आपको कराची से लेना पड़ेगा पेशावर की जगह, जो कि 25% हायर देन दी नॉर्मल कॉस्ट टू अवॉइड स्टॉक आउट एंड प्रिवेंट प्रोडक्शन स्टॉपेज। याद करें, क्या हमें लॉस हो रहा है? इस लॉस को क्या कहते हैं? अगर स्टॉक कम पड़ जाए जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, क्या हम कह सकते हैं? इसे हम स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं कि अगर स्टॉक आउट हो गया तो हमें लॉस होगा। बात समझ आती है? तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? 25% ऑफ करंट कॉस्ट, 25% ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, 25% ऑफ योर करंट कॉस्ट, जो भी करंट कॉस्ट है उसका 25% स्टॉक आउट की कॉस्ट पड़ जाएगा आपको। क्लियर है बात हमें? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। REL is now considering to maintain a safety stock। अभी सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन करते, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते, ठीक है। आगे, REL produces 1000 यूनिट डेली एंड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल X एंड Y इक्विवेलेंट टू 1 day यूसेज इज 1 million पर एनम। 1 million पर एनम। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं कि हमारी डेली प्रोडक्शन जो है वो 1000 है। और इन्होंने ये बात कही है कि जो होल्डिंग स्टॉक है वो कितनी है? होल्डिंग स्टॉक की कॉस्ट है 1 million। अच्छा, एक बात का जवाब नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट हमें कौन सी चाहिए होती है? क्या हमें टोटल चाहिए होती है? सीबी एनालिसिस हमने पास में कहीं पढ़ा होगा, पास में, तो हमने पता है कि जो होल्डिंग कॉस्ट चाहिए होती है वो हमें कौन सी चाहिए होती है? होल्डिंग कॉस्ट हमें चाहिए होती है पर यूनिट पर एनम। एग्री करेंगे? होल्डिंग कॉस्ट हमें चाहिए होती है पर यूनिट पर एनम। हाँ भाई, कुछ बात समझ आती है? कुछ बातें याद आती हैं? हाँ, तो इसको पर यूनिट पर एनम बना सकते हैं। कोई तरीकेकार है हमारे पास? कोई मैकेनिज्म है हमारे पास पर यूनिट पर एनम बनाने का? हाँ, निकाल सकते हैं ना? अभी निकाल लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले डेली यूजेज निकाल लें। डेली यूजेज और मटेरियल निकाल लें। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से करा देता हूँ। एक लंबा तरीका भी है, एक छोटा तरीका भी है सवाल कराने का। आई कैप का एक और ही तरीका है, वो बिल्कुल ही अलग चल रहा है। इसमें स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी आई कैप का सोल्यूशन समझने में, तो मैंने कहा चलो यार इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं करा दूं। तो डेली यूजेज और मटेरियल अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट बनाने में 2 kg लगते हैं एक्स के, 1 यूनिट बनाने में 3 kg लगते हैं वाई के, और डेली 1000 यूनिट बन रहे हैं। तो डेली यूजेज निकालने के लिए, डेली कंजप्शन निकालने के लिए क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि 2 × 1000 प्लस 3 × 1000, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो गया 5000। 5000, it's 5000, it is fine। This 5000 kg is our daily usage and the holding cost is 1 million daily। डेली है ना होल्डिंग कॉस्ट? 1 day यूजेज, 1 day यूजेज। तो 1 million को हमें क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग कॉस्ट को अगर मुझे पर यूनिट पर एनम बनाना है, क्या करूं मैं? पर यूनिट पर एनम, पर केजी पर एनम कर लेना, पर यूनिट नहीं, पर केजी। तो पर केजी होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई? 1 million डेली है, और डेली कितना केजी इस्तेमाल हो रहा है? डेली 5000 kg इस्तेमाल हो रहा है। ये भी डेली है, डेली 200 पर केजी है। 200 रुपये पर केजी आ गई जी। ठीक है जी, बात समझ आई? सही है। अच्छा, स्टॉक आउट कॉस्ट भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। स्टॉक आउट कॉस्ट का 25% लग जाएगा ना? 100 पर केजी। तो सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके, 62.5 पर केजी। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डर लेवल याद आ रहा है किसी को? रीऑर्डर लेवल एक चीज होती है, निकाल सकते हैं हम इनका रीऑर्डर लेवल।
हाँ भाई, रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं, किसी को याद आ रहा है? रीऑर्डर लेवल नाम की एक चीज होती है, क्या होता है फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का? अच्छा, दो मटेरियल को अलग अलग लेके चलें या एक साथ लेके चलें, क्या लग रहा है आप? दोनों मटेरियल को अलग अलग लेके चलें या एक साथ लेके चलें? दोनों की कॉस्ट तो अलग अलग है, परचेज प्राइस। हाँ, स्टॉक आउट कॉस्ट भी अलग अलग आ रही है। हाँ, केजी भी 2 केजी और 3 केजी अलग अलग हैं। तो एक काम करते हैं, हम अलग अलग भी देखते चलते हैं, और बाद में फिर हम एक काम करते हैं, एक साथ वाला भी मैं दिखा दूंगा आपको। परेशानी ना हो आपको, प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको एक साथ वाला भी दिखा दूंगा, क्या ख्याल है? अभी हम अलग वाला एक अलग अलग देख लेते हैं, ये एक्स और वाई को, फिर मैं आपको एक साथ वाला भी करा दूंगा, क्योंकि मार्क्स कम है और काम ज्यादा है। क्या ख्याल है? ठीक है, दोनों सीख लें। अच्छा, मुझे रीऑर्डर लेवल बता दें, रीऑर्डर लेवल कितना होगा? अभी रीऑर्डर लेवल है विदाउट बफर स्टॉक ना, क्योंकि बफर स्टॉक नहीं रखते, यही लिखा हुआ है ना इसने, कि अभी हम बफर स्टॉक नहीं रखते, डज नॉट मेंटेन एनी बफर स्टॉक, डज नॉट मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता था विदाउट बफर स्टॉक रीऑर्डर लेवल का? एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूजेज पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम एंड डेज, एवरेज लीड टाइम एंड डेज। एवरेज यूसेज, एक दिन की यूसेज है 2 इंटू 1000, ये एक दिन की यूसेज है, 1000 यूनिट बनते हैं, और 1 यूनिट बनाने में एक्स का 2 केजी लगता है, तो ये कितना हो गया इंटू एवरेज लीड टाइम 10 डेज है, तो ये हो गया हमारे पास 20,000। यहाँ पे वाई में 1 यूनिट बनाने में 3 केजी लगते हैं, 1000 यूनिट डेली बनते हैं, तो एवरेज कंजप्शन डेली हो गई 3,000, 3,000, और 10 दिन का लीड टाइम है, तो ये हो गया 30,000। क्या ये बात समझ आती? रीऑर्डर लेवल याद करें, एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है। अच्छा, अब एक टेबल बनता था, याद करें, एक टेबल बनता था। ये क्या कह रहा है? 11 डेज कह रहा है, अगर ऑर्डर 10 दिन में मिलेगा, अगर 11 डेज में मिलेगा, 12 डेज में मिलेगा, तो हमें कितनी बफर स्टॉक रखनी पड़ेगी, कितनी सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा? हाँ, 11 डेज का मतलब है 1 डे सेफ्टी स्टॉक। एग्री करेंगे? 11 डेज का मतलब है 1 डे का सेफ्टी स्टॉक। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? 1 डे का सेफ्टी स्टॉक, 1 डे का सेफ्टी स्टॉक, यानी कि 2 इंटू 1000। एग्री करेंगे भाई? मेरी बात समझ आ रही है? मैं जो बातें कर रहा हूँ, अभी मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। अगर एक दिन 11 दिन का अगर आपको कवर करना है, 11 दिन का कवर करना है, तो एक दिन का बफर रखना पड़ेगा, एक दिन का बफर रखना पड़ेगा भाई। और वाई का मैं एक साथ मिला के भी करा सकता हूँ ये सवाल, एक्स और वाई को मिला के, मगर वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और 12 दिन को कवर करने के लिए 2 डेज का स्टॉक रखना पड़ेगा, 2 दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा। कितना हो गया? इंटू 2 डेज, ये 2 केजी, 2 केजी, 1000 यूनिट बनते हैं डेली, इंटू 2 डेज, और ये 6,000 हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं आपसे? भैया मैं कोई मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा? ये मैं लंबे तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। पहले लंबे तरीके से समझ लो, शॉर्ट तरीका ही बता दूंगा जिसमें मैं दोनों मटेरियल को एक साथ लेके चलूंगा, मगर पहले लंबे तरीके से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हाँ यार ये बातें की थी। एक स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ एक्स का, वाई का, फिर आप ट्राई कर लेना, थोड़ा पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग वाले हजरात, आपसे भी गुजारिश है कि जो मैं बातें करूंगा आपने ट्राई करनी है, वो आप भी ट्राई कर लेना, जो लाइव वालों से मैं गुजारिश करूंगा। यहाँ तक कोई बात समझ आती है? अभी तक मैंने सवाल सॉल्व करना शुरू नहीं किया, सिर्फ वर्किंग बनाई है। यहाँ तक नोट करें, पेपर में भी आपने बैकग्राउंड वर्किंग करनी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा, इसमें इससे की वजह से आप सवाल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसकी वजह से सवाल में आप इन हो जाएंगे, इसकी वजह से सवाल आपका आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जरा काइंडली इसको नोट करिए प्लीज, इन बातों को नोट करिए। पेपर में मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कहीं मसला हो, आप डेटा बना लें ताकि सवाल खुले आपके लिए, सवाल स्ट्रेट हो, इसको नोट करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी नोट करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा बड़े बड़े, जो हम नॉर्मल सेशन बनाते थे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सेफ्टी स्टॉक सही है, क्या 2,000 का सेफ्टी स्टॉक सही है या 4,000 का सही है, क्या 3,000 का सही है या 6,000 का सही है। जल्दी जल्दी करें शाबाश, भी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं।
एक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। जिन लोगों ने हमसे नहीं पढ़ा तो टेंशन की बात नहीं है, आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर लें, काफ़ी फ्रेंडली स्ट्रक्चर है। एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ सवाल हम अपने तरीके से कराएंगे, आगे के जो वीडियोज हैं उनमें शायद आपको जनरलाइज अप्रोच नजर है, मगर कुछ जगहों में हम अपनी अप्रोच से करा रहे होंगे। हमारा तरीकेकार ये होता था, हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मुश्किल नहीं है, जरा देख लें, बफर स्टॉक। ठीक है, फिर हम लिखते हैं रीऑर्डर लेवल। ठीक है, एक मैं पतली यहाँ पे लाइनें होनी चाहिए ताकि ये कि यदि हम बफर, एक मिनट, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल, स्टॉक आउट कॉस्ट आती है 1 2 3 4 5 6 7 9 10। की बनाएंगे आपके लिए। अच्छा, एक मटेरियल की मैं बनाता हूँ और दूसरी मटेरियल की आप ट्राई करो। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो एक मेरे साथ देख लेंगे वो। दूसरे में मुझे उम्मीद है फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा क्योंकि दो मटेरियल है ना, फिर मैं कंबाइन वाला भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। बफर स्टॉक, ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल, और उसके बाद डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, स्टॉक आउट यूनिट्स पर ऑर्डर, एक दफा में कितना स्टॉक आउट होगा। एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स, एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स, फिर एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, पेपर में बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा पेपर में, कि प्रैक्टिस करके जाएं आप, लैंडस्केप में बना के जाएं किसी तरीके से, मगर आपको ये बनाना पड़ेगा पेपर में ना, उससे आसान हो जाता है यार। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है जी। तो की बना लेते हैं, की क्या है जी, की हमारे पास है ए बी सी, डी इज इक्वल टू सी माइनस बी, ई इज इक्वल टू डी इंटू कुछ मल्टीप्लाई करना है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू 100 भी ना स्टॉक आउट कॉस्ट, मटीरियल एक्स की बात हो रही है, मटीरियल एक्स की बात हो रही है, मटीरियल एक्स की स्टॉक आउट कॉस्ट 100 थी मेरी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी एच ए इंटू, कितनी आई थी, 100 200 आई थी मेरे ख्याल से, 200 आई थी मेरे ख्याल से, 200 आई थी। आई दोनों को ऐड करके आ जाएगी एफ प्लस एच, प्रोबेबिलिटी इन टोटल कॉस्ट। आखिर के कॉलम बड़े आसान से हैं। ठीक है, हाफ ऊपर हाफ नीचे कर सकते हैं, नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगी, हाफ ऊपर हाफ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, चंदा बहुत मसला हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, फंस जाओगे आप। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था भाई, मैं ये कह रहा था आप रिवर्स भी चल सकते हो, कि आप डायरेक्ट टोटल से स्टार्ट करो। देखो टोटल टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट तो आसान है, प्रोबेबिलिटी तो यूज करनी ही होती है। तो ये तीन कॉलम तो बड़े ऑब्वियस है। टोटल का मतलब होता है होल्डिंग प्लस स्टॉक आउट, ये भी बड़े ऑब्वियस है, तो ये पांच कॉलम बड़े ऑब्वियस है। ये वाले जो असल कॉलम है ना, शुरू के, वो शुरू के कॉलम है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होता है, आगे कॉलम तो बड़े ऑब्वियस है। टोटल करेंगे, टोटल करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड आ जाएगा, सिंपल सिंपल। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं। मटेरियल एक्स आपने गौर से देखना है, ताकि मटेरियल वाई अगर आपने ये फॉर्मेट नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई कोई इशू नहीं है, मटेरियल वाई आपको समझ आ जाए, समझ आ जाए। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था, बफर स्टॉक कितना रखें, क्या बात हुई थी, या तो 2000 रख लें,
नहीं, पहले तो जीरो, जीरो से स्टार्ट करते थे ना रखें बफर स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल वही 20,000 रहेगा, रीऑर्डर लेवल वही 20,000 रहेगा। अब डिमांड कितनी आ सकती है, डिमांड कितनी आ सकती है, डिमांड कितनी आ सकती है भाई? तो डिमांड आपकी जो है वो 10 दिन की भी आ सकती है, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 10 दिन भी हो सकती है। 10 × 2 × 1000, 10 × 2 × 1000 एग्री करेंगे, डिमांड 20,000 भी हो सकती है ना यार, 10 दिन का मतलब है 20,000। अच्छा यहाँ कितना लिखूंगा, इधर इधर इधर, 10 दिन की वजह 11 दिन भी डिमांड हो सकती है, डिमांड कैन बी फॉर 10 डेज। हो सकता है कि हमें 10 दिन लगे ऑर्डर आने में। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब होता है कि कितने दिन, या ये कह रहे हैं कि लीड टाइम के दौरान, जो लीड टाइम का दौरानिया है उस दौरान कितने यूनिट आपको रिक्वायर्ड है। अगर 10 दिन लीड टाइम है तो 20,000 यूनिट रिक्वायर है, अगर 11 दिन लीड टाइम तो कितने रिक्वायर्ड है, ट्राई करें। अगर 11 दिन लग जाते हैं, लीड टाइम को 11 दिन लग जाते हैं तो कितने यूनिट दरकार है? हाँ, फिर कितने यूनिट दरकार है? 11 दिन अगर लग जाते हैं, डिमांड कैन बी फॉर 10 डेज, डिमांड कैन बी फॉर 11 डेज, डिमांड कैन बी फॉर 12 डेज। 11 डेज के लिए हो जाएगी ये 2 × 1000, ये एक दिन का कंजप्शन आ जाता है, इंटू 11 ये हो जाएगा 22,000, एक 22,000। और अगर 12 दिन लग जाते हैं ऑर्डर आने में, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 12 है तो इंटू 12 कर लो तो ये 24,000 हो जाएगा। यानी कि या तो अगर एक दिन ज्यादा लग गया तो मुझे 2,000 और एक्स्ट्रा डिमांड पड़ सकती है, और अगर एक दिन और एक्स्ट्रा लग गया तो और मजीद 2,000 ज्यादा लग सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, याद आ रही है ये बात? ये हमें डिमांड यूजुअली केजी में दी होती थी, आज केजी में नहीं दी हुई, डेज में दी है। कोई बात नहीं, हम डेज को कन्वर्ट कर सकते हैं ना यार। एक दिन में 2,000 कंजप्शन होती है, एक दिन में 2,000 कंजप्शन होती है, कहाँ से बदला? 2,000 कंजप्शन होती है, 2 केजी लगता है 1 यूनिट बनाने में, और 1,000 यूनिट डेली बनते हैं, 1,000 यूनिट डेली बनते हैं, 1 यूनिट में 2 केजी लगते हैं, 1,000 × 2, 2,000 1 यूनिट का हो गया, तो 10 दिन का 20,000, 11 दिन का 22,000, 12 दिन का 24 का। ये मटेरियल वाई का आपने ट्राई करना है, देखें और से देखेंगे ताकि मटेरियल वाई में प्रॉब्लम ना हो। अनस फैसल बात समझ आ रही है? सुदैश क्लियर है, शहजाद क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है? कंफर्म करें, ये 20, 22 और 24 कहाँ से आया? क्लियर है आप सबको? चैट के थ्रू बताते जाए भाई। चलें, दैट ग्रेट। अच्छा, स्टॉक आउट होगा यहाँ पे कोई? नहीं, यहाँ कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। 20,000 डिमांड है, 20,000 ही हमारे पास रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल याद आ रहा है, एक बाल्टी बनती थी, एक बाल्टी बनती थी, एक बकेट बनती थी कि 20,000 हमारे पास मौजूद है। 20,000 जैसे ही होगा हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास 20,000 वैसे ही पॉकेट में मौजूद है, 20,000 ही डिमांड है, कोई मसला नहीं। मगर यहाँ स्टॉक आउट आ जाएगा 2,000 का, इधर स्टॉक आउट आ जाएगा 4,000 का। एनुअल स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एनुअल, एनुअल। अच्छा, अब एक साल में कितने ऑर्डर होते हैं? ये तो एक दफा की परेशानी है, याद करें ये डायलॉग। ये एक दफा की परेशानी है, साल में कितने ऑर्डर होते हैं? 24 ऑर्डर होते हैं यूजुअली। तो हम इसी 24 को ही लेके चलेंगे, साल में 24 ऑर्डर होते हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 24 से, यहाँ कोई नहीं होगी। ये एक दफा की परेशानी 2,000 की। अगर डिमांड 11 दिन की आ गई तो 2,000 यूनिट की परेशानी होगी। 22,000 रिक्वायरमेंट थी, 11 दिन की, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का माल था, हमने कोई बफर स्टॉक नहीं रखा। स्टार्टिंग पॉइंट ये कि बफर नहीं रखना, तो ये एक दफा की परेशानी है। साल में 24 ऑर्डर होते हैं, अगर मैं इसको एनालाइज करूं, इसको एक्सट्रापोलेट करूं, तो 24 × 2 48,000 यूनिट्स की परेशानी हो जाएगी। फिर यहाँ 96,000 यूनिट्स की परेशानी हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आसान है। देखो, पहले मैंने रीऑर्डर लेवल लिखा कि अगर मैं बफर स्टॉक नहीं रखता तो 20,000 यूनिट, जैसे ही मेरे 20,000 यूनिट होंगे मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ये बफर स्टॉक हमने रीऑर्डर लेवल निकाला था हमने, ये देखो ये रहा। ठीक है जी, बात समझ आई? और फिर हमने 22 से कंपेयर किया, स्टॉक ऑफ यूनिट्स आ गए, एक दफा के उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो एनुअल स्टॉक ऑफ यूनिट्स आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी 1,000, कॉमन ले लेते हैं हम, 1,000 कॉमन ले लेते हैं। ये जीरो हो गई, ये 4,800 हो जाएगा, ये 9,600 हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सिंपली हमने उसको एनुअल 24 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एनुअल करना है, होल्डिंग कॉस्ट भी एनुअल होती है ना, इस वजह से। और हमें चूंकि कॉस्ट निकालनी थी तो 1 यूनिट 1 केजी कॉस्ट 100 रुपये हमने निकाल दी स्टॉक आउट की, 25% एक्स्ट्रा देना पड़ा था ना उसको। ठीक है, और अब होल्डिंग कॉस्ट पे आते हैं, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ बफर स्टॉक, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट नहीं है यहाँ पे,
बफर स्टॉक ही नहीं है यहाँ पे, उसकी होल्डिंग कॉस्ट कहाँ से है? जब बफर स्टॉक ही नहीं है तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट कहाँ से है? टोटल कॉस्ट जीरो हो गई। 4890 प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स हम निकालने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 20/24, 3/24, 1/24, 20/24, 3/24, 1/24, जीरो हो गया। ये कितना हो गया था हमारे पास? 6 लाख हो जाएगा आई गेस, 600,000। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर ले लेते हैं, 1000 कॉमन नहीं ले रहे। यहाँ पे हो जाएगा 400। चलो हो गया मन। बात समझ आई? ये भी हमने बफर स्टॉक नहीं रखा। अब बफर स्टॉक रख लेते हैं, 1 डे का बफर स्टॉक रख लेते हैं, 0 डे। बफर स्टॉक रखना है 1 दिन का, 2000 यूनिट रखने पड़ेंगे बफर स्टॉक का। 1 डे का बफर स्टॉक रखना है। 1 डे में 2000 होता है, ये हमने कहीं देखा था, देखा था ना, ये रहा तो निकाल के रखा भाई, एक दिन का 2000। अब बताएं जरा प्लीज, अब क्या होगा? पार्टिसिपेट करें, आसान है। अगर मैं 2000 का बफर स्टॉक रखूंगा, अब मैं रीऑर्डर लेवल 20,000 नहीं होगा, अब मैं तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब मैं 22,000 पे ऑर्डर प्लेस करूंगा, एग्री करेंगे? अब मैं 20 पे ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा, 22 पे ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करूंगा ताकि मेरे पास एंड में बफर रहे। बफर को देखते हुए मैं जल्दी ऑर्डर प्लेस करूंगा। बफर का मतलब यही होता है ना, बफर के रीऑर्डर लेवल बढ़ जाता है। रीऑर्डर लेवल एक बकेट होती है। आम हालात में मैं चाह रहा हूँ कि 22,000 पे ऑर्डर प्लेस करूँ, ताकि अगर आम हालात में 20,000 कंजप्शन होती है आम हालात में, तो मेरे पास 2,000 बच जाए। आम हालात में 20,000 कंजप्शन हो रही है तो मेरे पास 2,000 बच जाए। Demand during lead time, demand can be 20,000. I have already explained where from where I have taken this figure. Demand can be 22,000, demand can be 24,000. There will be no stock out, there will be no stock out. Yes, there will be stock out. There will be stock out over here. No stock out, no stock out. Yes, there will be stock out. 24 टाइम से मल्टीप्लाई कर ले एनुअलाइज करने के लिए। थोड़ी स्पीड इसलिए तेज करूँ, रेपिटेशन हो रही है भाई। 0 0 48,000 इंटू 100,000 कॉमन लेके बात हो रही है 4800। अच्छा, अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पे आ जाएंगे, बड़ा आसान है जी। 200 रुपए से मल्टीप्लाई करना है बफर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट। बफर स्टॉक कितना है? 2000 केजी। तो हम केजी में चल रहे हैं। ये भी पर केजी थी, 200 पर केजी हमने निकाली थी, ये रही 200 पर केजी। कितने निकाल दी? इतने निकाल दी, ये रही इतने 200 पर केजी। कितना बना? 200 पर केजी के हिसाब से ना, 2000 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 लाख। 1000 कॉमन लेके बात करें, 4 लाख। 1000 कॉमन लेके बात करें तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 4,52,100। तो वही प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें, 20/24। ये मिला के भी कर सकते हैं काम। ये मुझे जानता हूँ थोड़ा लेंदी हो गया सवाल, मगर क्या करें, पेपर में आया हुआ है यार, कोट हो सकता नहीं है। 3 3 3 3 3 3 50,000, 216,667, 6 लाख। यहाँ तक बात समझ आ रही है? एंड लास्ट वाला अब क्या रह जाएगा? अब एक एक और हमारे पास पीरियड लेवल। अब आगे आसान है यार, मुश्किल नहीं है कि मैं 4,000 केजी पे जाऊँ, यानी कि 2 डेज पे जाऊँ। पीछे हम कैलकुलेशन देख चुके हैं इसकी। 24,000 डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन करूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे पता ही थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट। 20,000, 22,000, 24,000। स्टॉक आउट नहीं आएगा, नहीं आएगा, अब आ ही नहीं सकता स्टॉक आउट। आपने मैक्सिमम रख ली इन्वेंट्री, कैसे स्टॉक आउट आएगा? 0 0 0 0 0 0। स्टॉक आउट होल्डिंग कॉस्ट, बफर स्टॉक होल्डिंग स्टॉक बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। 4,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 200 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी। 8 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी। 800, 800, 800, ये भी 1000 कॉमन लेके हो रही है बात। प्रोबेबिलिटी आपको पता है 20/24, 3/24, 1/24। एट दी एंड ये आंसर 800,000 ही है। क्या लग रहा है कौन सा बफर स्टॉक बेस्ट है? 1 डे बफर स्टॉक इज बेस्ट अभी फिलहाल, इज रिकमेंडेड फॉर मटीरियल एक्स। अलग अलग करने से फायदा ये है कि अगर अलग अलग मटेरियल ऑर्डर हो रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। मगर ये खैर, ये सवाल मिला के भी हो सकता है। यहाँ तक नोट करें प्लीज, किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ लें प्लीज। किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ लें, और ये मटेरियल वाई के लिए आप ट्राई करें प्लीज यार, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। प्लीज यार, ये मटेरियल वाई के लिए ट्राई करते हैं आप लोग।
हाँ, मटेरियल वाई के लिए ट्राई करते हैं जरा आप लोग प्लीज यार, इसको नोट करें और फिर मटेरियल वाई के लिए ट्राई करें। इसमें कोई सवाल है पूछ लें यार, ये नंबर मेरा नोट कर लें, किसी को वैसे पूछना हो तो मेरे नंबर से कांटेक्ट करके भी पूछ सकता है। ये लो, जल्दी से नोट करें। अभी कोई लाइव में जो नजर आते हैं उनको कोई सवाल है पूछे पूछें, और मटेरियल वाई आप खुद से ट्राई करें। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है मटेरियल वाई खुद ट्राई करिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ा लेंथी हो गया, मगर अब मटेरियल वाई में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से करें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 8 मार्क के भी सवाल मैं करता हूँ, हाँ लेंथी बहुत है यार। एक एक मटेरियल देना चाहिए था, दो दो मटेरियल नहीं देना चाहिए थे। इवन तो दो मटेरियल को मिला के कर सकते हैं, मगर उसमें वो पेपर में ना वो जिगरा चाहिए, वो जिगरा इतना हर किसी का होता नहीं है कि दो मटेरियल को मिला के वेटेड एवरेज पे काम कर लें, वो थोड़ा जिगरा मुश्किल है पेपर में मिले सबको। चलिए मटेरियल वाई के लिए काम कर लेते हैं। आई थिंक मटेरियल एक्स आपका हो गया, डेट गुड। जिन्होंने मटेरियल वाई कर लिया अपने पास सेव रखें। मटेरियल वाई पे हम बात करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, अलग अलग काम करना मैं कहूँगा ज़्यादा बेहतर रहता है, आई के अपने इसको मिला के किया, बट चलो कोई बात नहीं, एक एक का अपना मिजाज है। मटेरियल वाई के लिए अगर मैं आपसे डेटा मांगूँ तो मुझे बताते जाएं क्या आपको लगता है चीज़ें अवेलेबल है मटेरियल वाई के लिए। मटेरियल वाई के लिए अगेन पहले क्या आएगा, बफर स्टॉक आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बफर स्टॉक के बाद, ये सही बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं रीऑर्डर लेवल। ठीक है, फिर देर आर द डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, स्टॉक आउट यूनिट्स पर ऑर्डर, एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स। राइटिंग इसमें सवाल में थोड़ी खराब हो रही है, आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और बेहतर हुई है राइटिंग इंशाल्लाह। एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स के बाद एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ऊपर शायद जी मिस हो गया था, ऊपर शायद डायरेक्ट एच पे आ गए थे हम। टोटल कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है जी, तो बफर स्टॉक ये तो जीरो होगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल अगेन, रीऑर्डर लेवल इसमें 20,000 नहीं था भाई, रीऑर्डर लेवल इसमें 30,000 था। रीऑर्डर लेवल इसमें 30,000 था, 30,000। ठीक है ना। डिमांड कैन बी व्हाट, डिमांड कैन बी फॉर 10 days, डिमांड कैन बी फॉर 11 days। एक दिन का यहाँ पे 3 into 1000 है, 3 into 1000 है भाई, बात समझ आ रही है, इंटू 3 into 1000, इंटू 3 into 1000 यानी कि 3,000 एक दिन का था, कहीं लिखा था हमने 3,000। ये रहा 3 into 1000, ये रहा 3 into 1000। तो 10, 11, 12 तीनों दिन पर कैटर करना है। डिमांड कैन बी फॉर 10 days, डिमांड कैन लीड टाइम कैन बी फॉर 10 days, 11 days और इवन फॉर 12 days। तो इट मीन इट्स 30,000, इट्स 33,000, इट्स 36,000। मैं आपको एक कंबाइंड भी बता दूंगा, मगर कंबाइंड करने के लिए पेपर में बहुत जिगरा चाहिए यार, हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत सुपर कोई गोल्ड मेडलिस्ट मेरिट होल्डर टाइप का बच्चा होगा वही कंबाइंड पे काम कर सकेगा, मुझे ऐसा लगता है। और पेपर का ही पहला सवाल, खैर। तो स्टॉक आउट कॉस्ट यूनिट्स आ गए, की हम बना रहे हैं C-B। एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स के लिए हमें पता है मल्टीप्लाई बाय 24 करना होगा, साल में 24 ऑर्डर है, ये लिखा हुआ 24 ऑर्डर भाई, ये लिखा। चलो जी बताते जाओ, कितना बन गया भाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7,200, 14,400। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए 62.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 62.5 हमने निकाली थी वहां पे, सही है ना। 350 का था ना, कितना था इसका, ये रहा, देख किधर चला गया, ये रहा 250 का 0.25, 62.5। चलिए मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर चलाएं, शाबाश शाबाश शाबाश, कैलकुलेटर चलाएं। 4,500, 9,000। ठीक है, 1000 कॉमन लेके बात कर। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ए इंटू कितनी थी, 200। अच्छा होल्डिंग कॉस्ट 200 ही है क्योंकि पर केजी वो मिला के दी थी, वो कंबाइंड नहीं हुई थी। होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग मटेरियल की नहीं बताई हुई ना, कंबाइंड बताई हुई है, एक्स और वाई की कंबाइंड बताई हुई है, टोटल बताई हुई है। ये एक्स और वाई मिला के, तो इसलिए जो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ रही है 200 दोनों के लिए है। ये एक्स के भी केजी इसमें डिवाइड हुए हैं, 5,000 जो डिवाइड करके निकाला था हमने, इसमें एक्स के केजी भी थे और वाई के केजी भी थे। ठीक है, तो ये रेट दोनों के लिए अप्लीकेबल है, ये ना हो कि आप यहाँ पे कोई ब्लेंडर कर दें, नहीं 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 नहीं, 200 ही रहेगा।
खैर बफर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट और बफर स्टॉक नहीं है यहाँ पे, वो बफर स्टॉक नहीं रखा, टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, 1000 कॉमन लेके बात हो रही है यहाँ भी। एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी। की थोड़ी चेंज हो गई क्योंकि ऊपर शायद एच मिस हो गया था। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स 20/24, 3/24, 1/24, 562 जीरो हो गया, 562.5 हो गया, 375 हो गया, 937.5। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? जिन्होंने खुद से ट्राई किया आई होप उनका आंसर यही होगा। दूसरे में हमारे पास बफर स्टॉक जो है वो 0 डे का था, यहाँ पे अब 1 डे का बफर स्टॉक है, 3000 रखना होगा, 3000 रखना होगा, 3000 रखना होगा, ये देखिए लिखा हुआ है, पहले से निकाला हुआ है। 1 डे का बफर स्टॉक 3000 होगा, 33,000 हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी ऑर्डर प्लेस करेंगे, बकेट में अब पहले 30 पे ऑर्डर प्लेस होता था, अब 33 पे ऑर्डर प्लेस होगा, ताकि 3 बच जाए, ताकि 3 बच जाए, वही पुरानी बात है। जल्दी से फाइनल कर लेते हैं। 30,000 कैन बी डिमांड, डिमांड कैन बी 33,000, डिमांड कैन बी 36,000। ठीक है जी, ये हो गया जीरो। यहाँ भी स्टॉक आउट नहीं आएगा क्योंकि 33 पूरा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 3000 का स्टॉक आउट आएगा, चीज़ें रिपीट होंगी। 7224 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, थाउजेंड कॉमन लिया हुआ है हमने, कॉस्ट वाइज भी कॉस्ट भी रिपीट हो जाएगी, 4500। होल्डिंग कॉस्ट पे बात करनी है, होल्डिंग कॉस्ट 200 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3000 से, 3000 को 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ होल्डिंग कॉस्ट आएगी 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। कॉस्ट हमारी 600 हो गई टोटल, यहाँ भी 600 हो गई, यहाँ पे 5100 हो गई। प्रोबेबिलिटी हमें पता है। अब आप देखें काम तेजी से हो रहा है क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। एंड द फाइनल फिगर आर 575 and 212.5, it's 787.5. And last but not the least, if we have maximum buffer stock, that is for 2 days, it's 6,000, 6,000 into 2, 36,000 पे स्टॉक ऑर्डर प्लेस होगा। अब बफर स्टॉक हमने रख लिया है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि हम मैक्सिमम बफर स्टॉक पे चले गए। स्टॉक आउट कॉस्ट जीरो हो गई, मगर हमें पता है जब स्टॉक आउट कॉस्ट जीरो हो जाएगी, मगर होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे ठीक ठाक आएगी, होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे ठीक ठाक आएगी। मल्टीप्लाई कर लें तो 1200, 1200, 1200, 1200 यहाँ भी आ जाएगा। स्ट्रक्चर से काम आसान हो जाता है। 20/24, 3/24, 1/24 एंड टोटल चूंकि वो 1200 ही सब जगह है तो 1200 ही आ। तो अगेन 1 डे बफर स्टॉक इज, अलग अलग मैं समझता हूँ ज़्यादा सही रहता है पेपर में, कि अगर अलग अलग डेटा होता तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी एक साथ पढ़ने में। यहाँ तक बात समझ आती है? नोट कर लें इसको प्लीज। किसी ने ट्राई किया था ये खुद से? हाँ, किसी ने ट्राई किया था खुद से? हुआ था किसी से खुद? किसी से हुआ था खुद? बताएं। अच्छा, मैं कंबाइंड वाला भी करा दूं पेपर में टाइम बचाने के लिए, दोनों को मिला के? अच्छा, इसको नोट करो, कंबाइंड वाला ऐसे ही बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूँ। पेपर में ये नहीं, दोनों तरीकों से कर देना। इसको नोट करो, कोई सवाल है पूछो। अच्छा, जल्दी जल्दी से ही कंबाइंड वाला देख लें, कंबाइंड वाला इतना मुश्किल नहीं है, बस ये करके फिर नमाज का ब्रेक भी करेंगे और ये सवाल भी एंड हो जाएगा। कंबाइंड वाला एक ही कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूँ आपको, इसमें ये कंबाइंड वाले में आपको फिर दोनों को मिला के करना होगा। जब हम दोनों को मिला के काम करेंगे तो बफर स्टॉक अब हमारा जो है ना वो 2000 नहीं होगा, वो 3000 नहीं होगा, वो 2 और 3 मिला के 5000 हो जाएगा। यानी कि एक दिन की कंजप्शन आपको याद हो, 2 + 3 5 बनती है ना, 5 × 1000 यानी कि 5000 का बफर स्टॉक होगा अगर आप एक दिन का रखें। कितना अगर आप 2 दिन का रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1000, ये एक दिन की कंजप्शन आती है, तो 10,000। फिर आपकी ये फिगर दो। तो अगर आप कंबाइंड पे काम करना चाहते हो, जो कि अब आपको इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए और रिपीट भी हो रहा है इसी वजह से, तो रीऑर्डर लेवल आपका, अच्छा रीऑर्डर लेवल भी आपका फिर ऑब्वियसली फिर अलग अलग नहीं चलेगा, एक साथ चलेगा। यानी कि 20 और 30 को ऐड करें 50। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पेपर में, बट अगर कोई पेपर में टाइम बचाने के लिए स्टंट करना चाहे वो कर सकता है, स्टंट करना चाहे टाइम बचाने के लिए, तो पेपर में मैं समझता हूँ अलग अलग ही ज़्यादा सही रहेगा। बट फिर भी मैंने कहा चलो आपको बता दूं, 50,000 अगर आपका रीऑर्डर लेवल है तो डिमांड अब कितनी लिखूंगा यहाँ पे जल्दी से बताओ? मैं 20 नहीं लिखूंगा, 22 नहीं लिखूंगा, 30 नहीं लिखूंगा, 33 नहीं लिखूंगा। अब 10 दिन की डिमांड के लिए मैं क्या करूंगा? मैं 10 दिन का अगर देख रहा हूँ कि 10, 11, 12, तो 10 × 5 × 1000, 11 × 5 × 1000। ये कंबाइंड वाली अप्रोच समझ आ रही है? मुझे बस ये बताएं, कंफर्म करें कि अब आप समझे कंबाइंड का मतलब है मैंने एक्स और वाई को एक यूनिट ट्रीट कर लिया, जो कि शायद पेपर में रिस्की होगा, हर सवाल में रिस्की होगा। इस सवाल में फिर भी हम कर सकते हैं, मगर हर सवाल में मुश्किल होगा। मेरी बात समझ आई?
तो कितना हो गया ये स्टॉक आउट पर ऑर्डर निकाल लें, स्टॉक आउट फिर 5,000 का आ गया, स्टॉक आउट 10,000 का आ गया। ठीक है, एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स के लिए वही 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दें 1,20,000 यूनिट्स हो जाएंगे, 2,40,000 यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी लिखेंगे आप? स्टॉक आउट कॉस्ट आपको पर केजी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में वो कह रहे हैं 25% ज्यादा लगती है कॉस्ट। बस ये देख ले, मैं नबी नमाज का भी ब्रेक कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ क्लास। मैंने कहा ये एक्स्ट्रा बात हो जाए स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए, फिर आपका ये ख्याल रहे कि भाई 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, फिर ये 162.5 का ऐड करके नहीं लेंगे भाई, गड़बड़ हो जाएगी। आपकी कॉस्ट कितनी है? 2 × 400, 3 × 250। ठीक है ना, ये देखिए मैं कॉस्ट कैसे निकाल रहा हूँ। 2 × 100 प्लस 3 × कितना था, सॉरी 400 थी ना कॉस्ट। 3 × 2 × 400, 400 रुपए का मटेरियल मिलता है मार्केट में, और 3 × 250। बस ये करके क्लास एंड करते हैं मिलके, इंटू 3 × ये कितने के, अच्छा ये इसको 25% मल्टीप्लाई करें, स्टॉक आउट 25% होता है, स्टॉक आउट एक्सेस कॉस्ट को कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट को कहते हैं, 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और ये कितने केजी की कॉस्ट है? 5 केजी की कॉस्ट है। ये एडजस्टमेंट पेपर में आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको होगा 77.5, जो दोनों को रिप्रेजेंट करती है। ये निकालना थोड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप करने जाओगे फंसोगे। बाकी 0 0 है, 0 9300, 18,600, ये आपने 20/24 कर दिया, 3/24 कर दिया, 1/24 कर दिया, और आप इसको ऐड करो 1162.5, 77.775, 1937.5। और मजे की बात ये 1937.5 आपके पास भी आ रहा है। आपके पास कैसे आ रहा है? आप दोनों को ऐड करो, आप इन दोनों को ऐड करो, एक और ये 1937.5। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे कि देखो ये मैंने रिकनसाइल करा दिया 1 मिलियन और ये सेम आ रहा है, मगर ये पेपर में पकड़ना बहुत मुश्किल था, पेपर में पकड़ना मुश्किल था। 5,000 रखोगे यहाँ बफर स्टॉक आप, 11 डेज का मतलब 5,000, 5,000, नॉट डेट 2,000 और 3,000, 55,000। फिर वही 50, 55, 60, 0 0, 5,000, 0 0, 120,000। फॉर्मेट बिल्कुल सेम चल रहा है, 0 0, 9300। होल्डिंग कॉस्ट 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, A × 200, तो ये 1 मिलियन हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी, 10,300 हो गया, 10,300 हो गया, 20/24, 3/24, 1/24, 1387.5 आई गेस। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कंबाइंड अप्रोच पे चलना चाहते हो तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 5,000 × 2 डेज, 12 डेज का था ना, तो ये 60,000 हो जाएगा, 50,000, 55,000, 60,000, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 सब जगह आ जाएगा। सॉरी ये 1,000 था यहाँ पे। ठीक है जी, और ये कॉस्ट आपकी 2,000। ठीक है, चले यार यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा क्विकली हमें एंड करना पड़ा नमाज की वजह से। बाकी आगे के क्वेश्चन है उसमें आपको इंशाल्लाह डिटेल कभी नजर आएगी। ठीक है, नमाज पढ़ लेते हैं, मैं ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।